नमस्कार, मैं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। जी हां, और आज का हमारा विषय है संघ से सवाल और सियासी भूचाल। क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, एक ऐसा संगठन जो करीब एक सदी से सक्रिय है, जिसके समर्थक इसे राष्ट्र निर्माण की ताकत बताते हैं, तो आलोचक समय समय पर इसकी कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाते रहे। एक बार फिर वही बहस सियासी गलियारों में लौट आई है, क्योंकि कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस के पंजीकरण की मांग उठाई। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ शब्दों में कह दिया कि संघ के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। संगठन खुले तौर पर काम करता है और उसका अस्तित्व किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ पंजीकरण का ही नहीं है, सवाल पारदर्शिता का भी है, सवाल जवाबदेही का भी है और सवाल राजनीति का भी है। क्योंकि कांग्रेस ये पूछ रही है कि अगर संगठन इतना बड़ा है तो उसके फंड और ढांचे की जानकारी सार्वजनिक क्यों ना हो। तो वहीं बीजेपी इसे संघ को बदनाम करने की पुरानी राजनीतिक सोच बता रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस के पंजीकरण की मांग उठाई है। उनका कहना है कि देश के इतने बड़े संगठन को अपनी संरचना और वित्तीय व्यवस्था को लेकर पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया है और संगठन के फंडिंग स्रोतों पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि संघ के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, वह हमेशा खुले तौर पर काम करता आया है। भागवत ने यह भी कहा कि सरकार को संघ के अस्तित्व और गतिविधियों की पूरी जानकारी है। अरे हम क्या छुपा के कर रहे हैं क्या? हम संघ के नाम पर ही कर रहे हैं। मैं भी वही पूछ रहा हूँ, संघ के नाम पे कर रहे हैं तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी। अगर मुझे केंद्र सरकार से आई एम गेटिंग वन बेनिफिट, you are a taxpayer, no? You should know why your money is being spent. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics and all these gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. So it doesn't need any restrictions. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. But Sangha, government knows Sangha is there. Government banned us twice, and that ban was released. So government knows. They banned RSS. That means they knew RSS is there. RSS is recognized. So all this has happened over 100 years. Nobody told us that you must register. और इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पारदर्शिता हर संस्था के लिए जरूरी है, जबकि बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस लंबे समय से वैचारिक विरोध के कारण आरएसएस को निशाना बनाती रही है। सभी एनजीओस का, ये कहते हैं एनजीओ है तो सभी एनजीओस का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो ये इनको और इसलिए नहीं कराते कि जो फंड्स आते हैं इधर उधर से, वो फंड्स की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं देना पड़े, इसलिए करते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। खड़गे जी ने भी ठीक कहा है और दिग्विजय सिंह जी का जो पत्र है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। ये हैसियत नहीं है आरएसएस के बारे में बोलने की। खड़गे जी और बाकी नेता अभी उनके, पहली बात तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण ये देश अखंड है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों करोड़ों स्वयंसेवक जिनको लोग पहचानते नहीं है, वो इस देश और इस समाज की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। भारत माँ को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लगे हुए हैं। ये पद लोलुप लोग, ये सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठ बोलने वाले नेताओं के सर्टिफिकेट की जरूरत आरएसएस को नहीं है। तो सवाल सिर्फ आरएसएस के पंजीकरण का नहीं है,
बल्कि उस बहस का है जो सालों से समय समय पर सामने आती रही है। क्या इतने बड़े सामाजिक संगठन को औपचारिक पंजीकरण और अतिरिक्त जवाबदेही के दायरे में आना चाहिए, या फिर संघ का सार्वजनिक जीवन, उसका इतिहास, उसकी गतिविधियां ही उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हैं? पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो देखिए, संघ एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन जो कि अपने 100 साल पूरे कर चुका है। अब जिसको लेकर सियासत यहां पर देखने को मिल रही है, कांग्रेस के अपने फंड को लेकर सवाल हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पलटवार है। आखिर इस पर सियासत क्यों हो रही है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ दिनेश जैन जी हैं, आरएसएस विचारक हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले, चूंकि मामला संघ से ही जुड़ा है और आरएसएस पर जिस तरह के सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं, मैं दिनेश जी आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। यहां पर कांग्रेस जिस तरह का ये सवाल उठा रही है, पारदर्शिता आनी चाहिए और पंजीकरण को लेकर भी सवाल उठा रही है, कई गंभीर आरोप है। भाई, संगठन के बाद फंडिंग कहां से आती है, पैसा कहां से आता है, ये तमाम सवालात यहां पर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है ये सार्वजनिक होना चाहिए। क्यों ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की जो बरसों पुरानी संघ विरोधी विचारधारा है, उनकी जो संघ विरोधी राजनीति है, उसी के तहत ये संघ पर समय समय पर आरोप लगाते रहते हैं। संघ पर आरोप या संघ पर आक्रमण कोई नई बात तो नहीं है। हर कभी जब इनको कोई विषय नहीं मिलता, इनको कोई टारगेट उद्देश्य नहीं रहता इनका, तो ये संघ पर आक्रमण करते हैं। और इनके पिताजी जो हैं, प्रियंक खड़गे जी के पिताजी ने तो अभी कुछ दिन पहले एक पब्लिक स्पीच में कहा था कि संघ जो है, वो संघ के स्वयंसेवक जो हैं वो जहरीले सांप की तरह हैं और लोगों को चाहिए कि वो नमाज भी पढ़ रहे हो तो पहले संघ को उस जहरीले सांप की हत्या करें। तो संघ के प्रति इनके जो दूषित विचार हैं, जो इस राष्ट्र के, संघ क्या, वो तो सेना के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं। सेना, कभी सेना को बलात्कारी बोल देते हैं, कभी सेना के ऊपर घिनौने आरोप लगाते हैं, सेना को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना के प्रति जो लोग आरोप लगा सकते हैं, तो संघ तो उनके लिए एक छोटा ही संगठन हुआ। संघ अपने आप में एक राष्ट्रीय और सामाजिक विचारधारा का संगठन है, जो निरंतर देश की सेवा में, राष्ट्र की प्रगति में समर्पित है। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संघ के विचार के लिए कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है। हम कांग्रेस को कोई महत्व नहीं देते। हमारे लिए हमारा विचार, हमारा एजेंडा, हमारा उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है। हम निरंतर उस उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दिनेश जैन जी, अगर पारदर्शिता की मांग की जा रही, लोकतंत्र में ये तो जरूरी है, जो भी संगठन है पारदर्शिता होनी चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, तो इस आरोप का जवाब तो दे दीजिए। नहीं, उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। देखिए, वो एक राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर, राजनीतिक एजेंडे से प्रभावित होकर संघ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम कोई सरकारी ग्रांट तो ले नहीं रहे हैं, सरकारी पैसा तो हम मांग नहीं रहे। हमारा जो संगठन चलता है, वो जो संघ के स्वयंसेवक अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, अपने मन से, अपनी प्रसन्नता से जो संघ के प्रति गुरु दक्षिणा में जो दान देते हैं, जो सहायता राशि देते हैं, उससे हमारा संगठन चलता है। हमारा संगठन कोई विदेशी धनराशि से या कोई सरकार की धनराशि से नहीं चलता है। हम लोग तो, हमारे कार्यकर्ता आप देखेंगे कि बहुत सी जगह आज भी बिना पंखे के, बिना बिजली के गांव-गांव में काम कर रहे हैं। अगर वाहन नहीं है तो साइकिल पे चलते हैं या पैदल चल के गांव-गांव तक पहुंचकर काम कर रहे हैं। हमें कोई किसी भौतिक उपलब्धि की या भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। संघ का काम तो तब शुरू हुआ था जब हमारे पास किसी प्रकार की कोई सुविधा होती ही नहीं। ठीक है दिनेश जी, और आज भी हम उसी उद्देश्य को लेकर बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं। ठीक है सर, कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी के पास जा। विक्रम जी, क्या ये विरोध जो है, ये वैचारिक विरोध है? यही वजह है कि आप लोग यहाँ पर संघ पर निशाना साध रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि नाराजगी लंबे समय से रही आप आरएसएस के साथ? ये आप सब वैचारिक विरोधी तो शुरू से ही हैं, और ये भारत राष्ट्र के विचार के विरोधी। आपने अपनी ओपनिंग स्पीच में बड़े 2-3 अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, जिम्मेदारी, पारदर्शिता और कानून के प्रति आपकी जो भी लायबिलिटीज बनती हैं। आप इनसे ये पूछिए, क्या ये इन शब्दों की अवधारणा, इससे की परिभाषा से भी परिचित हैं?
निश्चित तौर पर नहीं है, नहीं तो एक आध बार ये शब्द इनकी वक्तव्य में आया होता। ये इस तरीके के अनपढ़, निरक्षर और कुपड़ किस्म के लोग हैं। इनको चाहिए, कांग्रेस ने बहुत सारी शालाएं बनाई, स्कूल बनाए, लेकिन ये सारे कुसंस्कार और हिंसक मानसिकता अपनी शाखाओं से एकत्रित करते हैं। जो संगठन ने तिरंगा पे आरोप लगाए हो, जिस संगठन पे ने भारत के संविधान को न माना हो, जो संगठन जो है बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक का विरोधी हो, और जिस संगठन की वैचारिकी है जो गॉडसे जैसे लोगों पे खड़ी है, आप क्या समझते हैं वो छोटी मोटी कानूनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेंगे? अब मैं बताता हूं, मैं यहाँ वैचारिक जो द्वेष है हमारा इनके साथ जो प्रतिस्पर्धा है, उस पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा। हम क्या बात कर रहे हैं? इनने कहा कि साहब हम क्या सरकार से फंड लेते हैं? अरे फंड नहीं लेते हैं तो मोहन भागवत ने क्यों सुरक्षा ले रखी है? क्यों अपने लठधारी और हाफ पैंट वालों को क्यों नहीं खड़ा कर देते उनके पास? जो सुरक्षा सरकार से मिल रही है वो टैक्स पेयर के पैसे से मिल रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार से कोई सुरक्षा नहीं लेते हो या कोई ऑब्लिगेशन ना लेते हो। इनके 500-500 हजार करोड़ के ऑफिसेज बने हैं, केशव कुटी से लेके आप भोपाल, इंदौर में जाके, दिल्ली में जाके देखिए। तो भाई जो 1500 करोड़ रुपए आए हैं उसका कोई तो स्रोत होगा। जीएसटी इनने लागू की। जीएसटी में ये नियम है कि 40 लाख से ऊपर के लेन देन पे आपको जीएसटी नंबर और अपना पंजीकरण व्यवसाय का कराना अनिवार्य है। भाई 200-500 करोड़ के ऑफिसेज बना रहे हैं आप, भारत के संविधान और इनके ही बनाए एक नायक नरेंद्र मोदी के नियमों की बखिया उधेड़ रहे हैं। यही बात थी। जब पारदर्शिता की बात आती है तो भाई हमें पता होना चाहिए कि ये संगठन किन किन गतिविधियों में लिप्त है। इनके संगठन में जो साध्वी ठाकुर जो यहाँ भोपाल की सांसद रही हैं, उस पर हिंसा के और आतंकवादी गतिविधियों के जो आरोप लगे हुए हैं, तमाम लोग जब तक इनकी सरकार नहीं आ गई तब तक वो आरोपों से बरी नहीं हुए। तो ये तो एक दुर्दांत आतंकवादी और गिरोह है, हम इसको संगठन भी नहीं कहते, ये तो माफियाओं का अड्डा है। ये अब जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये कहा है, अगर आप आरोप लगा रहे, उनका ये कहना है कि देखिए कुछ छिपा नहीं है, हमारा जो कुछ भी है किसी से कुछ छिपा नहीं है और खुले तौर पर ये संघ काम करता है, सब कुछ सार्वजनिक है। भारत की सरकार इनकी है, मध्य प्रदेश की सरकार इनकी है। आप मुझे बताइए छुपा नहीं है तो इकबाल मिर्ची को लेके यही विश्वास सारंग अपनी मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, तो ये संगठन आके इनका विरोध कर पाया? नहीं कर पाया। जो मंत्री जो हैं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं, ये कभी उनका आके विरोध नहीं करते हैं, कभी भ्रष्टाचार पे नहीं बोलते हैं, कभी गटर का पानी पी गए लोग मर जाते हैं उस पे नहीं बोलते, ना व्यापम कांड पे बोले हैं, ना राम मंदिर से पैसा चोरी हो गया उस पे कुछ नहीं बोलते। तो वही तो हम जानना चाहते हैं कि भैया करते क्या हो तुम? किस बात का संगठन बना रखा है जब ना जनता की सेवा करते हो, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो, ना नीट पेपर लीक हो जाता उसके खिलाफ बोलते हो। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास, हमारे साथ मेहमान और ठीक है, क्या हो एक एक करके क्या नहीं करते तो सबको पता है। प्रतिक्रिया लूंगा। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ, लौट रहा हूँ आपके पास। सुरेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा। सर, ये आरएसएस पर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, और अगर हम आरएसएस की बात करते हैं, 100 साल पुराना सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन जिसका प्रभाव संगठन में भी है और सरकार में भी है, और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस यहां पर सवाल उठा रही है, कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस तो आजादी के समय से ही ये सवाल उठा रही है, कोई आज पहली बार नहीं उठाया। बस इतना अंतर आया है कि पहले जो प्रबुद्ध लोग थे, बड़े लोग थे, जिनकी राष्ट्रीय महत्व था, वो लोग सवाल उठाते थे। अब टुच्चे किस्म के लोग सवाल उठा रहे हैं। वो अपनी भाषा से ये सिद्ध कर देते हैं कि उनके पास ज्ञान नहीं है किसी भी दूसरे संगठन के प्रति बोलने से। और जो है आप अपने टुच्चापन बता रहे हो, मुख्यमंत्री की भाषा के टुच्चेपन पे टिप्पणी करने का रुक जाइए सर, पर्सनल नहीं जाएंगे, एक एक करके अब मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके समय नहीं बोला था। अरे शर्मा जी, अपने टुच्चेपन पे तो आ जाओ, शर्म आनी चाहिए। निर्वाचित मंत्री को टुच्चा कह रहे हो। रुक जाइए 1 मिनट, विक्रम जी रुकिए। अरे धिक्कार है ऐसे विशेषज्ञता पे, आप चर्चा करिए। अरे रुकिए सर, समय पर बोलने दीजिए। हाँ, मेरे समय पर बोलने दीजिए। मैं किसी भी ऐसे आदमी से बहस नहीं करता जो मेरे लेवल का नहीं। जरा संसदीय भाषा का इस्तेमाल करो, नहीं तो जाके आप अपनी भाषा सुधारिए ना, आप अपनी भाषा सुधारिए। कौन से विश्वविद्यालय ने आपको डॉक्टर की डिग्री दे दी? आप तो किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लायक विद्यार्थी के लायक भी नहीं हो। आपने डॉक्टर कैसे लगा लिया और चौधरी कैसे लगा लिया अपने सरनेम के आगे? आपकी इतनी कुत्सित विचारधारा है, आप विरोधी व्यक्ति हो। आप न केवल
समाज विरोधी हो, आप एक गहन अपराधी हो। आपकी अगर जांच करवाई जाए तो आप एक बड़े अपराधी निकलोगे। आपके ऊपर जो है कितने आरोप हैं, एक मिनट मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे चर्चा नहीं होगी। आप गैर सामाजिक अपराधी व्यक्ति हो। नहीं, विषय पर आइए, विषय पर आइए। तत्व के व्यक्ति हो आप, अपराधी नेचर के व्यक्ति हो। दिनेश जी रुक जाइए, आपकी कुत्सित विचारधारा है। दिनेश जी रुक जाइए, कुत्सित विचारधारा है। रुक जाइए सर, देशद्रोही नहीं हुआ, हिसाब दे रहे देशद्रोही हो। देशद्रोही, आतंकवाद, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आप देशद्रोही हो, व्यक्तिगत कुत्सित मानसिकता के कुत्सित व्यक्ति हो। आप समाज में रहने लायक नहीं हो। दिनेश जी रुक जाइए, आप किसी नाले में सड़ने लायक व्यक्ति हो। आप किसी गटर में निवास करने लायक व्यक्ति हो। अरे साध्वी ठाकुर के जाके पांव पकड़ लो, जिसको गटर में रहने लायक हो। अरे तुमसे बेहतर है। एक मिनट रुक जाइए, चुप। कौन सी भारत माता गाय काट रुक जाइए, आप दोनों की आवाज गिरानी पड़ेगी, दोनों की आवाज गटर में जाके गिर जाओ किसी में, उसी लायक हो। दोनों की आवाज रुक जाइए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, मुझे दोनों की आवाज गिरवानी पड़ेगी। रुक जाइए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं चलेगी, व्यक्तिगत एक दूसरे पर हमला नहीं करना, विषय पर चर्चा करना। रुकिए सुरेश शर्मा जी, आप जो कह रहे थे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों विद्वान हैं, इन्होंने अपनी बात कह ली, अब मुझे कहने दीजिए, मुझे बीच में टोकने की क्या जरूरत। मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से आज तक आरएसएस पर कई बार कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया, न्यायालय ने उस प्रतिबंध को रिजेक्ट किया। एक बात, कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, और आज जो प्रियंक जी जो बात कह रहे हैं, ये कांग्रेस उस समय भी कह सकती थी। 2014 में सोनिया गांधी जी जब सारे विदेशियों के कहने पर कानून बनवा रही थी, उस समय एक इनके ऊपर भी प्रतिबंध वाला कानून बनवा देती, लेकिन वो सब नहीं बनाया, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। उसकी संख्या 40, 42, 45, 50 से ऊपर नहीं जा रही। अब जो गठबंधन यदि सारे लोगों का इंडी ब्लॉक के नाम से नहीं होता तो 36 सीटें आती, जो 99 आई है। इसलिए ये एक प्रकार का जो भाव होता है ना कि भाई मैं तो हार गया, अब मैं क्या करूं, वो मानसिकता है। आती है पारदर्शिता वाली बात और पंजीयन वाली बात। पंजीयन जो है संगठन के रूप में काम कर रहा है, जैसे आप और हम समाज में काम करते हैं। क्या आप पत्रकार हैं, आपका रजिस्ट्रेशन है? मैं पत्रकार हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन है क्या? हम समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमें इस प्रकार के पंजीयन की आवश्यकता, मुझे लगता है, ये मैं मेरा तर्क दे रहा हूं, वो नहीं है। जहां तक यदि आप एक संगठन बना करके पॉलिटिकली जाएंगे, एनजीओ के रूप में जाएंगे, तब आपको एक पंजीयन की जरूरत रहती है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हिंदू समाज के लिए काम करने वाला वो संगठन है जो केवल समाज के लिए काम करता है, प्रतिफल के लिए काम नहीं करता। यदि आप प्रतिफल के लिए काम करते हैं तो आपको एक रजिस्टर्ड संगठन बनाना पड़ेगा, आपको चंदा आएगा, आपको ये आएगा। गुरु दक्षिणा के रूप में संघ का कार्यक्रम चलता है। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी, इसलिए मैं ये सब डिटेल बता रहा हूँ। नहीं तो जितना ये चंदा आता है या फिर कार्यकर्ता भी जुटाते हैं सुरेश शर्मा जी, क्या इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता लोकतंत्र में? राजेश जी सुन, हाँ नहीं मैं वही बता, जो इनके कार्यालय चल रहे हैं वो कार्यालय ट्रस्ट के रूप में चलते हैं। हाँ। इनका संघ का कार्यालय नहीं है, वो ट्रस्ट का कार्यालय। अब आपसे एक सवाल मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यालय हैं ये सब राजीव गांधी ट्रस्ट में क्यों चले गए? एक भी कांग्रेस का कार्यालय कांग्रेस का नहीं है, सब राजीव गांधी ट्रस्ट में चले गए। राजीव गांधी ट्रस्ट जो है वो उसके मालिकाना हक जो है सोनिया जी, राहुल जी इनके पास है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट के रूप में चलते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें। अच्छा आप एक चीज देखिए भाई, ये प्रियंक जी कौन है? उनके पिताजी थोड़े दिन पहले कुछ बोल रहे थे, 2014 में उनके पिताजी मिनिस्टर थे। क्यों नहीं करा उन्होंने ये सब? इसलिए नहीं करा क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि कभी उनका सरकार में आने का चांस बन जाएगा। अब उनका सरकार में आने का कोई चांस नहीं है, इसलिए इसी प्रकार की बातें करके। अच्छा, मूल रूप से सनातन के लिए काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, कांग्रेस और अन्य कुछ लोग ये उनके खिलाफ बोलते हैं। और यदि वही संस्था में काम करने वाला व्यक्ति यदि मुस्लिम समाज के लिए, ईसाइयत के लिए और कोई अन्य के लिए काम करता है, उनके लिए नहीं बोलते ये। तो ये जो एक भेदभाव है, इसके कारण कांग्रेस की आलोचना ज्यादा होती है, उसके वोट कम पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मामले में आज तक कोई ऐसा आरोप, ऐसा कोई, ठीक है, चलिए रुक जाइए। 100 साल से ज्यादा हो गए संगठन को, ठीक है, 100, और इससे पहले कांग्रेस की भी सरकारें रह चुकी है, तब बैन आप लगा नहीं सके, अब यहाँ पर बैठकर आप आरोप लगा रहे, ठीक है, ठीक, तब तो आप करवा सकते थे। डॉक्टर विक्रम चौधरी।
ये अभी जो शर्मा जी ने जिस तरीके से अपनी बात कही, हम इसका समर्थन करते हैं। ये भाषा और ये तर्कपूर्णता होनी चाहिए, अच्छी बात है। अब मैं इनकी बातों को एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। बात आप मुझे बताइए कि हम कानून किस बात के लिए बनाते हैं? हम कानून बनाते हैं सकारात्मक चीजों के लिए। आपको लगता है क्या माफिया के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है क्या? गुलामी करने वाले लोग, या आप क्या, किसी आपसे क्या के लिए उम्मीद कानून बनाया जा सकता है कि जो असंगठित है, उपद्रव सामने आती है? जो कानून बनाए जाते हैं विधायी कानून, उसी कानून के आधार पर तो खड़गे साहब पूछ रहे हैं कि आप अपना जो भी है पोथी पत्र है वो स्पष्ट कीजिए। आप शर्मा जी का ट्रस्ट चलाता है, अच्छी बात है भाई। ये बात आके संघ ये कहे ना कि ट्रस्ट चलाता है, तो ट्रस्ट के कागज दीजिए। आप डिफेंड किस बात को कर रहे हैं? इस बात को कैसे डिफेंड किया जा सकता है या इस बात के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जा सकता है? यदि सरकार ने आपसे कोई कागज मांगा, यदि मोहन यादव मुझसे कोई कागज मांगे, तो क्या मैं राजनीतिक विचारधारा और उसके द्वेष भावना के आधार पर यह खारिज थोड़ी कर सकता हूं कि सरकार मोहन यादव नहीं है और मुझसे वो कागज सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो भाजपा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो कानून के दायरे में कागज मांग रहे हैं। शर्मा जी ने कहा कि भाई कानून तोड़ने वाले लोग, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लोग, आप कब से कानून की भाषा बोलने लगे? गौ माता का चंदा लेने वाले लोग, किसने की थी? आपकी सफेद शर्ट पे गौ माता का लहू लगा हुआ, कांग्रेस की स्थापना की थी। आपको याद है किसने की थी कांग्रेस की स्थापना? कट रही है अंग्रेजों के, ब्रिटिश हुकूमत के कुछ वफादार कर्मचारियों ने कांग्रेस की स्थापना की थी। जो आपका विधायक है, संगठन जिसकी स्थापना ही ब्रिटिश लोगों ने की हो, देश विरोधी गद्दारों ने जिसकी स्थापना की हो, उस संगठन से हर जगह हत्या हो रही है। की परिभाषा कैसे समझी जा सकती है? की बात करते हो, आप कैसे कानून की बात कर सकते हो? असलम चमड़ा आपने पैदा किया, आपके 20 साल वाले की लोग, सरकार आप ने लोग असलम चमड़ा पैदा किया, आप गौ हत्यारे हो। एक खानदान की शारीरिक और मानसिक गुलामी करते हो दिन रात। जो गौ हत्यारों से चंदा लेता है वो उसको आरएसएस कहते हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए। आप यदि ट्रस्ट चलाते हो, ट्रस्ट के कागज दो। आप यदि एनजीओ चलाते हो, एनजीओ के कागज दो। आपका जो भी रिकॉर्ड है वो सामने रखो ना। हम किस बात आपसे हम निजी दस्तावेज नहीं मांग रहे, आपके निजी जीवन का कोई हम आपसे फोटो या सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। सभ्यता की बात कर सकते हो आप लोग? लाज आना चाहिए आपको कानून की बात करने के लिए, शर्म आनी चाहिए आपको कानून की बात करने के लिए। ये बात बोल दीजिए कि हम ट्रस्ट के अधीन इस तरीके से काम करते हैं, रख ली ना वो कागज। हम आपसे अपने घर के लिए नहीं कागज मांग रहे। जो भी सरकार, आप तो भाई सरकार में हो, आपके पास अटॉर्नी जनरल है, तो जो एक कागज उधर से आया है उसका एक विधिवत जवाब देने में क्या दिक्कत है? रक्षा सेनाओं को आप बलात्कारी कहने वाले, रक्षा सेनाओं को आप दूषित कहने वाले, ऐसे लोग आप लोगों ने किसको छोड़ा है? मंत्री सबके ऊपर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन पर मुकदमा चलना चाहिए। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर मुकदमा चला रही है। राहुल गांधी 10 बार जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते रहते हैं। रोज का काम है राहुल गांधी का कोर्ट में माफी मांगना के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना, हाथ जोड़ना रोज का काम है राहुल गांधी का। आरएसएस की सरकार अनर्गल आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांगते बैठे बैठे। यही काम है कांग्रेस का। आपके अरे कुंठा अपने घर पे रखो, यहाँ कानून की बात करो। यदि कानून जानते हो तो हमने एक कानून कागज मांगा है। आपकी शक्ल सूरत, आपका संगठन कुंठा में ग्रस्त है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से तिरस्कार कर दिया जनता ने। ठीक है, जिस तरह की तुम का चुनाव लड़ते हो क्या? रुक जाइए। देखिए क्या होता है जब की बात कर रहे हो, कागज नहीं दिखा रहे हो, तो है ही आपका आरोप चर्चा और आपकी बातचीत। अरे तो आप यही उठ रहा है कि अगर जिस तरह से ये पारदर्शिता की मांग है या फिर ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की आपको किसने डॉक्टर की डिग्री दे दी? आप तो प्राइमरी स्कूल के लायक नहीं हो यार। कॉलेज में पढ़े हैं, माफिया डाल कहीं नहीं पढ़े हो, कुछ पढ़े लिखे नहीं हो आप, अंगूठा छापो। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पढ़ो, नाम बताओ जरा उसका। शुक्रिया आप सभी, दिनेश जैन जी, विक्रम चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें संघ पर सवाल और सियासत में किस तरह का भूचाल यहां पर देखने को मिल रहा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के आरोप है, पंजीकरण को लेकर यहां पर बहस छिड़ी हुई। दलीलें दोनों तरफ से हैं। एक पक्ष इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे वैचारिक विरोध और राजनीतिक एजेंडे से जोड़कर देख रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में से एक को लेकर उठी यह मांग वास्तव में व्यवस्था और पारदर्शिता की चिंता है, या फिर इसके जरिए एक बार फिर पुरानी जो वैचारिक लड़ाई है और जो उसे राजनीतिक रंग यहां पर दिया जा रहा है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।